भारत के एक और पड़ोसी मुल्क में विद्रोह की आग पूरी शिद्दत से जल रही है। नेपाल में भारी उथल पुथल मची हुई है। दूसरे दिन भी लगातार सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का जेन जी का कब्जा है और नेपाल में अब तख्ता पलट तय माना जा रहा है। जेन जी पीढ़ी ने ऐसा गदर मचा रखा है कि नेपाल सरकार की नींव हिल गई है। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में जबरदस्त जन क्रांति हो रही है। पुलिस, सेना सब लाचार नजर आ रही है इन आंदोलनकारियों के सामने और सरकार तो लगता है सरेंडर कर चुकी है। अब मैं आपको नेपाल से एक एक करके वहां की सारी बड़ी खबरें बताऊंगा। नेपाल में भारी विद्रोह, तख्ता पलट की आशंका और इसे देखकर देश छोड़कर भाग सकते हैं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। और इस वक्त जो चर्चाएं नेपाली मीडिया में चल रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि ओली को दुबई ले जाने के लिए एक प्राइवेट प्लेन तैयार है। राष्ट्रपति के निजी आवास में ये प्रदर्शनकारी घुस गए और वहां कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने डिप्टी प्रधानमंत्री को अपनी कमान सौंप दी है, ऐसा दावा नेपाल की मीडिया कर रही है। नेपाल में कल से जारी गदर में भारी उथल पुथल है। ओली सरकार कभी भी गिर सकती है, सत्ता पलट सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाकर ऐसा लगता है खुद अपनी लीव खोद डाली केपी शर्मा ओली ने। और आप ये देखिए, जितने आपको ये जलते हुए घर दफ्तर दिखाई देंगे, ये मंत्रियों के, सांसदों के, नेताओं के घर हैं। निजी आवास, सरकारी आवास, पार्टियों के दफ्तर, सब जगह कब्जा कर लिया है आंदोलनकारियों ने। इन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। पूरी अराजकता है इस वक्त पूरे नेपाल के अंदर। अब तक 21 लोगों की मौत भी हो चुकी है और ये आंदोलनकारियों का गुस्सा और बढ़ा रही है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इस वक्त काठमांडू शहर पूरी तरीके से आंदोलनकारियों के हवाले है। और आज ऐसा लग रहा है कि जो सेना या पुलिस है वो भी उन पर सख्ती नहीं करना चाहती। या तो उनको ऐसे आदेश दिए गए हैं या फिर उन्हें लगता है कि ये बेमानी है, फिजूल है इतनी बड़े आंदोलन को यूं बलपूर्वक रोक पाना। केपी शर्मा ओली क्या इस्तीफा देंगे? क्या केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भागने वाले हैं? क्या दुबई ले जाने के लिए उनके लिए कोई प्लेन तैयार है? चर्चाएं ये भी हैं कि नेपाल की मीडिया ने ये दावा किया कि एक हेलीकॉप्टर उनके घर के पास उतरा है और वहाँ से वो एयरपोर्ट जाएं और एयरपोर्ट से फिर वो विदेश भाग सकते हैं। ऐसी आशंका नेपाल में जताई जा रही है। इसके अलावा अब जो सोर्सेज ने बताया कि अपने साथियों के साथ बैठक में केपी शर्मा ओली ने ये कहा कि मैं टूट चुका हूँ और बहुत गहरे दुख में हूँ। ये सब कुछ देखकर जो नेपाल में इस वक्त हो रहा है, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग का वक्त शाम को 6 बजे रखा था, लेकिन हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं और सत्ता इतनी तेज़ी से केपी शर्मा ओली के हाथों से छिन रही है कि हो सकता है उनको ये बैठक जल्द बुलानी पड़े। ये भी दावा किया जा रहा है नेपाली मीडिया में कि केपी शर्मा ओली ने फिलहाल इस्तीफा नहीं देने की बात कही है, लेकिन कितनी देर तक वो इन आंदोलनकारियों के गुस्से के सामने सत्ता बचा पाएंगे, ये भी सवाल है। राष्ट्रपति के निजी आवास में आंदोलनकारी घुस गए। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के घर पर उन्होंने हमला कर दिया है। सांसद एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। आरएसपी एक पार्टी है, उसके 21 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि केपी शर्मा ओली जो हैं उनके घर के बाहर भी ये प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में जुटते जा रहे हैं। उनके घर को सीधे निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के जो नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं शेर बहादुर देउबा, उनके घर पर हमला हुआ है। होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया है। कम्युनिकेशन मंत्री का घर जला दिया गया। आप सोचिए ये हालात हैं इस वक्त नेपाल के अंदर। और केपी शर्मा ओली के घर की तरफ ये प्रदर्शनकारी इस वक्त बढ़ रहे हैं बड़ी तादाद में। कई कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कृषि मंत्री का इस्तीफा आज हो गया, टूरिज्म मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, कल गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था नेपाल के। बचे हैं तो केवल एक केपी शर्मा ओली। कितनी देर तक आखिर वो रुक सकते हैं इस जन सैलाब के सामने, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या जो बांग्लादेश में हमने पिछले साल देखा था, ठीक वही मॉडल दोहराया जा रहा है नेपाल में। तब शेख हसीना के खिलाफ लोग सड़कों पे आए, उन्हें भागकर भारत आना पड़ा था। ऐसे ही क्या जान बचाने के लिए केपी शर्मा ओली को भी भागना पड़ेगा? हमारे सारे साथियों के पास भी जानकारियां हैं। नेपाल में लगातार सब लोग बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, क्या खबरें हैं? केपी शर्मा ओली का तख्ता पलट तय है? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि केपी शर्मा ओली अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। अब वो समझदारी से कोई रास्ता निकाल पाएंगे और वो समझदारी तो उन्होंने नहीं दिखाई। जब 4 तारीख के बाद से जब ये शुरू हुआ और एक तरह से कहें कि जो कल हुआ है उसके पहले के 2-3 दिन बहुत खतरनाक वहाँ बीते थे और वो साफ साफ दिख रहा था कि अब छात्रों का जुटान शुरू हो गया। दूसरे जगहों से काठमांडू के लिए छात्रों का जत्था निकलने लगा। और काठमांडू वैसे तो राजधानी है, लेकिन चूंकि जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, वो भी थोड़ा अतिरेकी किस्म के व्यक्ति। एक मिनट सर, देखिए इस तस्वीर के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे।
ये हेलीकॉप्टर जो है केपी शर्मा ओली के घर के पास लैंड हुआ है। तस्वीर अपने आप में ही जो है बड़ी अनयूजुअल है। ऐसे रिहायशी इलाके में इतना लो कभी कोई हेलीकॉप्टर आपने भी नहीं देखा होगा। देख रहे हैं आप, बिल्कुल रिहायशी इलाका है और यहाँ हेलीकॉप्टर घरों के बीच में कहाँ उतारा जाएगा ये आप सोचिए। और ये दावा कर रहा है नेपाली मीडिया कि ये हेलीकॉप्टर केपी शर्मा ओली को लेने के लिए आया है। सर है नहीं विचित्र तस्वीर ऐसे इलाके में हेलीकॉप्टर का होना? विचित्र है और मतलब थोड़ा सा ये भी सोचने वाली बात है, क्या ऐसे किसी हेलीकॉप्टर से वो निकल कर कहीं जा सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल। 1 घंटे पहले तक की जानकारी ये थी कि वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी काम कर रहा है, एयरपोर्ट नहीं रोका गया है। तो मुमकिन है कि वो एयरपोर्ट जाए और फिर वहां से वो निकल कर जाए। नहीं, ये निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन अब मतलब ये कई तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं। क्या इसमें पूरी तरह से, जिसको हम फॉरेन हैंड कहते हैं, जिस तरह से मोहम्मद यूनुस को वहां भेजा गया, क्या उस तरह से जो डीप स्टेट की बात होती है या फॉरेन हैंड की बात होती है वो वहां लग गया है? और क्या अमेरिका और चीन के बीच की जो एक रस्साकशी है उसमें कहीं ये जो ओली साहब हैं ये दुबई का रास्ता इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि उनको दोनों पर भरोसा नहीं रहा, और जो छात्र हैं उनके साथ कोई बातचीत का, संवाद का कोई रास्ता अभी निकला? कल रात में एक कोशिश हुई थी, कल रात में ये लगभग तय हो गया था, प्रतिनिधिमंडल तय हो जाएगा, उनसे बातचीत होगी, लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि वो बात हो ही नहीं पाई। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की तरफ से भी बहुत रिजिडनेस है, उनका ये मानना है, और अभी वो सारे राजनीतिक दल मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं कि हम दूसरी तरफ सत्ता ना जाने पाए, हम चाहे जो हो जाए अपने बीच में ये सत्ता रखेंगे, उसकी सारी कोशिश है, और ये छात्रों का गुस्सा और बढ़ा रहा। दो बातें जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त मौजूद हैं काठमांडू में, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो लाइव पिक्चर्स आपको हम दिखाएंगे। टी राघवन, उन्होंने बताया कि कल की कैबिनेट की बैठक की जो खबर बाहर आई जिसमें दावा किया गया कि केपी शर्मा ओली ने अपने स्टैंड को डिफेंड किया कि मैंने जो फैसले किए वो ठीक किए, और छात्र जो हैं वो उग्र हैं, इससे लोगों का गुस्सा भड़का। और दूसरा, जो कल 14 मौतें हुई उससे भी लोग बहुत गुस्से में थे। फिर मन बना लिया था आंदोलनकारियों ने कि अब इस सरकार को कम से कम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, केपी शर्मा ओली को तो जाना ही पड़ेगा। सर बिल्कुल ठीक बात है सौरभ जी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर गोली चलाई तो ये आंदोलन और बढ़ जाएगा, उग्र हो जाएगा। गोली से छात्रों के आंदोलन को आप रोक नहीं सकते, उसे उग्री करते हैं, वो ट्रिगर पॉइंट जो है ना उसका और हाई लेवल पर जाता है। इस पूरे मसले में आपने जितने सवाल किए ना, जितनी आशंका है कि वो मोटे तौर पर सही लगती हैं। ओली साहब के भागने की, नेपाल सरकार को, नेपाल को छोड़कर जाने की संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ पर मंत्रियों के 4 मंत्रियों के इस्तीफे हो गए हैं, गृह मंत्री का हो गया, स्वास्थ्य मंत्री का हो गया, पर्यटन मंत्री का हो गया, कृषि मंत्री का हो गया, 4 मंत्रियों के वहाँ पर इस्तीफे हो गए हैं। और पृथ्वी गुरांग जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो भी अपने को समझ रहे कि किस स्थिति में उनके घर पर भी हमला हुआ है। वो बात है, प्रचंड के घर पर भी उस तरह का हमला हुआ है, कुछ चीज़ें तोड़फोड़ की गई, पथराव, निजी आवास है सर जो नीचे दिख रहा है, वहाँ पर भी हो रहा है। और कल जब पार्लियामेंट पे अटैक हो, अब 2 बातें हैं इसमें महत्वपूर्ण। एक तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो तो दिखाई ही दे रही है, भ्रष्टाचार का मसला जो था, सरकार के खिलाफ जो मामला चल रहा था, 17 साल में 13 सरकारें बदलने का, चीन का जो लगातार वहाँ पे दबाव बढ़ रहा है। लेकिन ये जो मॉडल है, क्या वो चीन और अमेरिका के बीच पावर स्ट्रगल का मसला है? ये लड़ाई किस लिए हो रही है? मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को यूज़ किया जा रहा है, मैं इसको ऐसे कहूँ तो। ये ठीक है कि वहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स छात्र ही आ रहे हैं, लेकिन कौन उसको यूज़ कर रहा है, क्या उस मॉडल को? यदि बांग्लादेश से हम इसे जोड़ें, जैसे अभी हर्षी ने जिक्र किया कि पहले आप जो सरकार हो उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क कर दें, डिसक्रेडिबल कर दें, और जब वो हो जाए तो फिर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, फिर मार शुरू होती है जो यहाँ पर छात्रों के साथ हो रही है। और अब इस सरकार का वजूद नहीं बचा है। अब अमेरिका क्या इस सरकार को भी बांग्लादेश की तरह से ख़त्म करके अपनी स्थिति कायम करना चाहता है, या उसका सीधा झगड़ा चाइना से, उसको भी जो चाइना ने जिस तरह से नेपाल पर कब्जा किया विस्तारवादी नीति के तहत, उन सब का क्या रिपरकशन होगा वो देखने का। लेकिन ये सरकार का वजूद खत्म हो गया ऐसा लगता है, इनको तो जाना ही पड़ेगा।